till now in this chapter we have studied that light is a wave and whenever two waves gets collide, और मैं उसको कोलाइड नहीं बोलूँगा, जब किसी भी एक पॉइंट पे आके दो वेव्स मिलती हैं तो उनके बीच में सुपर इम्पोजिशन या सुपरपोजिशन होता है। अब वो सुपरपोजिशन किस तरह से होता है और वो सुपरपोजिशन का इफेक्ट क्या होता है वो हम देखेंगे फटाफट। तो देखिए चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इफ इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देन इट मस्ट बी हैविंग टू वेक्टर्स दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब देखिए फॉर एग्जांपल किसी भी एक पॉइंट पे दो लाइट वेव्स आती हैं, एक लाइट वेव ये है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और इसके परपेंडिकुलर ये जो बनेगा बाहर इस साइड ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसका इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये वेव कुछ इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है। अब दूसरी वेव जो आती है वो दूसरी वेव कुछ इस तरह से आती है। एक मिनट, इसको मैं सही कर देता हूं। दूसरी वेव कुछ इस तरह से आती है, ठीक है, सही से, क्योंकि ये इस तरह से। अब ये जो वेव है वो जो इस तरह से आ रही है, ये वेव अगेन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब दोनों लाइट वेव्स के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों लाइट वेव्स के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स एडअप हो जाएंगे, और अगर इस वेक्टर का साइज ये है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का साइज ये है तो ये दोनों लाइट वेव्स मिलके जो रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगी वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आपको कुछ इस साइज का मिलेगा, मतलब बड़े साइज का मिलेगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, ऐसा ही सिमिलरली होगा किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स भी ऐड हो जाएंगे और एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी वेव्स का सुपरपोजिशन होता है और उसके वेक्टर्स, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जब सेम फेज में होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों जब सेम फेज में होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। जब इस तरह का सुपरपोजिशन होता है तो इसको अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, दैट विल बी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्या होगा वो? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। जब आपको एक बड़ी वेव मिलती है, दो वेव्स के मिलने से जब एक बड़ी वेव मिलती है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब इसका उलट देखते हैं, इसका उल्टा केस भी तो हो सकता है। वो उल्टा केस क्या, कि एक वेव ये है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी वेव जो है वो कुछ इस तरह से है, यहां पे ये इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, और दूसरी वेव कुछ इस तरह से है, ये वेव इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है। जब ये दोनों मिलती हैं वेव्स, तो दोनों वेव्स के जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का डायरेक्शन ये है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का डायरेक्शन ये है। इसके मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन ये है और इसके मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर का डायरेक्शन ये है। दोनों डायरेक्शंस अलग अलग हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन भी अलग है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन भी अलग है। उस केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कैंसिल कर देगा और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे आपको जो वेव मिलेगी वो कोई भी रिजल्टेंट वेव नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको इस वेव की जो हाइट है वो बहुत कम मिलेगी। इंटेंसिटी कैसी मिलेगी? 0 मिलेगी। इस तरह के सुपरपोजिशन को हम बोलते हैं क्या? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन के बारे में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव तो पता चल गया, और सुपरपोजिशन होता है एक्चुअली क्या है? सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि जब दो लाइट वेव्स मिलती हैं, लाइट वेव्स मिलती हैं, तो उनके मिलने की वजह से उनका जो डिस्प्लेसमेंट है या उनका जो एम्पलीट्यूड है, जब वो एडअप हो जाता है या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स।
क्या समझ में आ गई बात? तो मैं फटाफट डेफिनेशन लिख के ये रैप करके और फिर आपको आगे पढ़ा देता हूं। तो देखिए, व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ टू लाइट waves gets algebraically add up is called superposition। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन आपको तो समझ में ही आ गया कि दो लाइट वेव्स, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम फेज में होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कैसा कि एक लाइट वेव ये आई, ये ऐसे आई लाइट वेव, ठीक है। चलिए, और दूसरी लाइट वेव, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के अलावा किसी और फॉर्म में भी इसको समझेंगे। वो क्या है? दूसरी लाइट वेव जो आएगी, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है आपको एक बड़ी वेव चाहिए, तो बड़ी वेव अगर चाहिए तो दूसरी लाइट वेव जो आएगी उसका ये जो वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट। तो क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ और ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जब ऐसा होगा और ये किसी स्क्रीन पे जाके टकराएंगी तो उस कंडीशन में आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी, इसका फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड ए है और इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, तो रिजल्टेंट वेव जो मिलेगी आपको उस कंडीशन में दैट विल बी हैविंग वेवलेंथ एम्पलीट्यूड 2a। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2a। क्रेस्ट के साथ ऐड हो जाएगा ट्रफ के साथ ऐड हो जाएगा, तो आपको एक बड़ी वेव मिल जाएगी। क्या समझ में आ गई बात? और आपको किसी भी स्क्रीन पे ब्राइटनेस मिल जाएगी। और कितनी ब्राइटनेस मिलेगी? देखिए, ब्राइटनेस का एक फंडा होता है, वो कैसे? दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट होती है, लेकिन यहां पे एम्पलीट्यूड कितना है? ट्वाइस ऑफ ए, तो सॉरी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, सो इट इज 2a स्क्वायर। और अगर आपने इसको खोला सो इट इज 4a स्क्वायर। दैट मीन्स आपको जो ब्राइटनेस मिलेगी दैट विल बी 4 टाइम्स। तो दो लाइट वेव्स के बीच में जब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है तो उस कंडीशन में जो आपको ब्राइटनेस मिलती है दैट विल बी 4 टाइम्स। ठीक है, तो आप फटाफट इसके फीचर्स लिखते हैं कि फीचर्स क्या होंगे इसके। फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के फीचर्स क्या होंगे? नंबर वन क्या? दैट इज क्रेस्ट विद क्रेस्ट एंड ट्रफ विद ट्रफ। क्रेस्ट के साथ और ट्रफ के साथ होना चाहिए तो ही होगा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि क्रेस्ट आगे निकल गया तो उस कंडीशन में आपको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन नहीं मिलेगा। हम क्रेस्ट को किससे डिनोट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ आएगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ आएगा तो ही वेव आपको बड़ी मिलेगी। कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो वेव है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या समझ में आ गई बात? सो दिस इज क्रेस्ट विद क्रेस्ट एंड ट्रफ विद ट्रफ। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी, बोथ waves should have same frequency and wavelength। सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए और वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। वेवलेंथ अगर किसी की ज़्यादा हुई, फॉर एग्जांपल इस वाली वेव की ज़्यादा हुई वेवलेंथ, तो उस कंडीशन में मान लीजिए एक वेव तो ऐसे बन रही है
और दूसरी की वेवलेंथ अगर ज्यादा हुई तो उस कंडीशन में दूसरी वेव कैसी जाएगी, ऐसे। अब देखिए यहां आपको क्रस्ट के साथ क्रस्ट नहीं मिला। क्रस्ट क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम अपवर्ड एम्पलीट्यूड। तो क्रस्ट के साथ क्रस्ट नहीं मिला बल्कि ट्रफ के साथ क्रस्ट मिल गया। यहां पे क्रस्ट के साथ ट्रफ भी नहीं है, क्रस्ट भी नहीं है, कुछ और ही है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बात है, फ्रीक्वेंसी भी सेम, वेवलेंथ भी सेम। थर्ड, अब आते हैं फेज डिफरेंस। दोनों में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि फेज डिफरेंस दो वेव्स में कितना होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन आपको मिल जाए। ठीक है, अच्छा एक और बहुत बड़ी चीज कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में आपको क्या मिलती है, हमेशा ब्राइटनेस ही मिलती है, डार्कनेस नहीं मिलती। क्या मिलती है, ब्राइटनेस, वो भी कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। चलिए अब फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। देखिए ये वेव यहां से स्टार्ट हुई, ये भी यहीं से स्टार्ट हो गई, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0। ठीक है, लेकिन मान लो 0 ना हो तो फेज डिफरेंस और इसके अलावा क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो फेज डिफरेंस हम इसको बोलते किसको हैं, किस चीज को फेज डिफरेंस हम बोलते हैं, वो समझने वाली बात है। तो देखिए फेज डिफरेंस का मतलब है कि इनके एंगल में कितना डिफरेंस होगा, इनके एंगल में कितना डिफरेंस होगा। तो फॉर एग्जांपल ये दो लाइट वेव्स हैं आपके पास। ठीक है, मैं लाइट वेव्स नहीं बल्कि उनके पाथ डिफरेंस बता रहा हूं। ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। सिमिलरली 0, 90, 180, 270 और ये 360। ठीक है, कंडीशन क्या है कि दो वेव्स जब साथ चलेंगी, दोनों का क्रस्ट एक साथ होगा, दोनों का ट्रफ एक साथ होगा, तभी आपको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वेव अगर यहां से चली, ठीक है, तो फर्स्ट वेव यहां से चली, सेकंड भी यहां से चली, तो दोनों साथ साथ 90 पे पहुंचेंगी, दोनों साथ साथ 180, दोनों साथ साथ 270, दोनों साथ साथ 360। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ, 0, क्योंकि दोनों साथ साथ चली। लेकिन अगर कंडीशन उलट हो जाए, थोड़ा सा और चेंज हो जाए, वो कंडीशन कैसी कि एक वेव जो है वो यहां से चली, तब तक सेकंड चली ही नहीं, सेकंड अभी तक रुकी हुई है, फर्स्ट चल चुकी है। तो क्या हुआ, फर्स्ट चल के यहां से गई, यहां से यहां गई और ये यहां पे आ गई। जब फर्स्ट ने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो इसने चलना शुरू किया। फर्स्ट ने जब एक साइकिल कंप्लीट कर लिया तो सेकंड ने चलना शुरू किया। तो आप देखिए जब फर्स्ट एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद आगे जाएगी, तो ये आगे यहां से यहां गई 90 पे, तो ये भी यहां से यहां 90 पे गई। मतलब कि दोनों चल साथ साथ ही रही हैं, बस फर्क क्या है कि एक पहले एक साइकिल कंप्लीट कर चुकी है फर्स्ट वेव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्या होना चाहिए कि दोनों वेव्स एक साथ चलनी चाहिए। अब अगर मैं वेव डायग्राम में बनाऊंगा तो इसको कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इतना हिस्सा में छुपा लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेव ने एक साइकिल कंप्लीट की, उसके बाद दूसरी ने चलना शुरू किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल का मतलब हो गया दैट इज 2 पाई। ठीक है, सिमिलरली और किस कंडीशन में आपको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलना चाहिए कि साथ साथ चले। ये वेव एक साइकिल कंप्लीट की, दूसरी कंप्लीट की, यहां आ गई, तब इसने चलना शुरू किया, अब दोनों एक साथ जा रही हैं। तो इसका मतलब है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना रहा, 4 पाई का। 2 साइकिल कंप्लीट कर ली, एक साइकिल का मतलब 2 पाई, 2 साइकिल का मतलब 4 पाई, लेकिन अभी भी दोनों क्या हैं, साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, तो दिस इज 4 पाई। क्या बात समझ में आ गई? So this will be the phase difference between phase difference in constructive superposition। क्या क्लियर होगी बात आपको? चलिए, अच्छा अब ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस कंडीशन में अगर इसका सम लिया जाए तो सम क्या आ जाएगा, दैट इज 2n पाई। एक और चीज हम इसमें देखते हैं, दैट इज पाथ डिफरेंस। ये साउंड कहां से आ रहा है? चलिए देखिए, पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है
कि लाइट ने कितना पाथ या कितना डिस्टेंस एक साइकिल में कवर किया है। लाइट ने जितना डिस्टेंस एक साइकिल में कवर किया होता है, मींस लाइट ने या किसी भी वेव ने जितना डिस्टेंस एक साइकिल में कवर किया होता है, दैट इज द वेवलेंथ। उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो पाथ डिफरेंस का मतलब है कि दोनों के वेवलेंथ में डिफरेंस कितना हो सकता है, कितना होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट केस अगर हम देखें तो दोनों की वेवलेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एक साथ चल रही हैं, दोनों के पाथ डिफरेंस में कोई फर्क नहीं है। लेकिन पाथ डिफरेंस निकालते कैसे हैं? पाथ डिफरेंस होता कितना है? किसी भी वेव का जो पाथ डिफरेंस होता है उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई। लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, मतलब कंप्लीट साइकिल में यहां से यहां 2 पाई ही तो कवर होगा। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस आपको बताया कि पाथ डिफरेंस कितना है? 2 पाई। तो 2 पाई इज इक्वल टू क्या है? लैम्डा। तो सेकंड केस हो सकता है दैट इज लैम्डा। थर्ड केस 4 पाई। 4 पाई इज 2 लैम्डा, और अगर इसका हम सम लेंगे तो क्या आ जाएगा? n लैम्डा। सो इतना पाथ डिफरेंस और इतना फेज डिफरेंस हो सकता है दो वेव्स के बीच में। क्या क्लियर हो गई बात? चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, अब बात करते हैं हम डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की। इसको बना ही रहने देता हूं और आगे हेडिंग डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन आपको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन आपको तब मिलता है जब एक का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऊपर होता है और दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नीचे होता है। लेकिन हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नहीं बल्कि ट्रफ और क्रस्ट के बेसिस पे समझेंगे। तो देखिए एक लाइट रे फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है, और दिस इज लाइट वेव 1, और दूसरी वेव जो आ रही है वो आ रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगर दोनों को ही देखा जाए तो दोनों लाइट वेव्स जो है वो कुछ अलग अलग सिचुएशन दिखा रही हैं। इसका जो क्रस्ट है वो किसके साथ आता है? ट्रफ के साथ आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वेव बनेगी वो देखिए कैसे बनेगी वेव। इसका क्रस्ट जो है वो ऊपर है, तो इसका मतलब है इसका एम्पलीट्यूड ए और इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? माइनस ए। तो ए प्लस माइनस ए, मतलब दोनों एम्पलीट्यूड्स को जब ऐड करेंगे हम तो आपको नेट वेव एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? 0। और एम्पलीट्यूड अगर 0 तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी क्या मिलेगी? 0। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या मिली? 0, मतलब कोई भी ब्राइटनेस नहीं है। सिमिलरली अगर हम आगे बात करें तो इसका एम्पलीट्यूड माइनस ए और इसका एम्पलीट्यूड प्लस ए। ठीक है, दोनों को अगेन ऐड करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0, इंटेंसिटी 0। तो इसका मतलब यहाँ क्या मिलेगी आपको? डार्कनेस। तो हमेशा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में आपको डार्कनेस मिलती है और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में आपको ब्राइटनेस मिलती है। अब फीचर्स लिखते हैं इसके फटाफट। फीचर्स, फर्स्ट फीचर क्या है? क्रेस्ट विद ट्रफ। क्रेस्ट के साथ क्या आएगा? किसी भी वेव का ट्रफ आएगा। चलिए सेकंड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो इस केस में भी सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सेम नजर आ रही है। वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन साइकिल। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी सेम। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज सेम। ठीक है, चलिए थर्ड अब निकालते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो देखिए दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, देखते हैं। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है कि ये लाइट वे जो है वो इसका ये यहां से स्टार्ट होती है और ये कहां पहुंचती है? 90 पे। लेकिन ये कैसे स्टार्ट होती है कि इसका जो दोनों चलेंगे ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि आप माइनस में घुमा दें इसको, दोनों चलेंगे ऐसे ही। तो ये जो है जब चलना स्टार्ट करती है तो इसकी वैल्यू आती है -1। अब अगर हम साइन की साइकिल लें तो साइन 90 आपको देता है +1, लेकिन साइन
कि कौन सी वैल्यू आपको -1 देती है, दैट इज 270। इसका मतलब है कि ये वेव जो यहां से चली और 90 पहुंच गई, तो दूसरी वेव कहां से चली होगी कि 270 पहुंच गई, दैट मीन्स यहां से। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट वेव 0 से चल के 90 पे पहुंची है, सेकेंड वेव 180 से चल के 270 पे। ठीक है, चलिए उसके बाद ये यहां से आ गई कहां, 0 पे, और ये यहां से आ गई कहां, 0 पे। क्या समझ में आ गई बात? उसके बाद फर्स्ट वेव 180 से 270, 270 -1, ठीक है, और सेकेंड वेव 360 से 90 मतलब +1। तो दोनों के बीच में जो एंगुलर डिफरेंस आपको मिल रहा है दैट इज 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री इज पाई। ठीक है, तो फेज डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, पाई। चलिए ये तो एक केस हुआ, पाई के अलावा भी कोई केस हो सकता है, मतलब कि दोनों के बीच में एंगुलर डिफरेंस 180 डिग्री का होना चाहिए, दोनों 180 डिग्री दूर चलने चाहिए, कभी भी स्टार्ट हो कभी भी खत्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए दूसरा केस कौन सा मिल सकता है कि इस साइकिल ने क्या किया, इस वेव ने एक साइकिल कंप्लीट की और दूसरी साइकिल कंप्लीट करके कहां पहुंच गई, 180 डिग्री पे, मतलब एक साइकिल 2 पाई की प्लस π/2, तो कितना हो गया 3 π/2। जब इसने ये 3 π/2 पे पहुंच चुकी है तब दूसरी ने चलना शुरू किया है, तो दोनों के बीच में एंगुलर डिफरेंस कितना हो गया, 180 डिग्री, तो इसका मतलब 3 π/2। अगेन और कोई केस ऐसा आगे इसी के मल्टीपल में 5 π/2। क्या समझ में आ गई बात? जब इसको आप सम लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी, दो वैल्यूज यहां आएंगी, दैट इज 2n-1 π/2, सॉरी 2n-1 पाई, एक वैल्यू ये आएगी आपके पास। ठीक है, और दूसरी वैल्यू और कौन सी आ सकती है, दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास 2n+1 इंटू पाई। आप कहेंगे दो वैल्यूज, हमें कौन सी यूज करनी है? देखिए आप यूज करेंगे इस बात पे कि आप n की वैल्यू क्या पुट करते हैं। जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे n = 1 2 3 4, जब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और जब आप n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे तो आप वैल्यू ये वाली पुट करेंगे। देखिए क्यों? क्योंकि अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपने 1 पुट किया तो 2 × 1 -1, तो ये 2 -1 1 इंटू पाई, तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, पाई, और फर्स्ट वैल्यू पाई मिलनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपने 2 पुट किया तो 2 × 2 = 4 -1, सो यहां पे जो वैल्यू आ गई आपके पास दैट, सॉरी ये वैल्यूज 3 π/2 नहीं, ये 3 पाई और 5 पाई होंगी। आई एम सॉरी, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, मैं 3 π/2 लिख रहा था और इसको 5 π/2 लिख रहा था। कैसे लिख रहा था? मैंने आपको बोला कि इसने क्या किया, एक साइकिल कंप्लीट की, देन सेकंड हाफ साइकिल कंप्लीट की, तो मैंने ऐड किया क्या, 2 पाई प्लस π/2, लेकिन π/2 नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तो पाई होता है, तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, 5 पाई 7 पाई, ऐसे ये ऑड नंबर में चलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपने 2 पुट की तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 पाई। लेकिन अगर आप यहां देखें तो आप जब यहां 0 पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट वैल्यू पाई मिलेगी, सेकंड 1 पुट करेंगे तो 3 पाई मिलेगी, इस तरह से वैल्यूज आपको मिलेंगी। क्या समझ में आ गई बात? तो ये हो गया फेज डिफरेंस। अब बात करते हैं पाथ डिफरेंस की। 4 पाथ डिफरेंस को फाई से डिनोट किया जाता है हमेशा, सॉरी पाथ डिफरेंस को हमेशा लैम्डा, और ये फेज डिफरेंस आप फाई से डिनोट कर लीजिएगा। ठीक है, या दोनों में अंतर भी, तो पाथ डिफरेंस को आप हमेशा डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं और फेज डिफरेंस को हमेशा फाई से डिनोट करते हैं, ये इसका तरीका होता है। चलिए तो पाथ फेज डिफरेंस फाई हो गया। अब पाथ डिफरेंस कि पाथ में कितना डिफरेंस आ जाएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। फेज डिफरेंस आपको एंगल के बीच में वैल्यू बताता है और पाथ डिफरेंस ये बताता है कि वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसकी वजह से डिफरेंस कितना आया है। तो देखिए पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा से डिनोट होता है। अब लैम्डा की वैल्यू हमने जो लिखी दैट लैम्डा = 2 पाई। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करते चले जाइए। देखिए लैम्डा = 2 पाई, तो पाई = λ/2, तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, λ/2, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 3 λ/2, नेक्स्ट 5 λ/2,
सो ये वैल्यू आपके पास अगेन नेक्स्ट आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको इस तरह से मिल जाती है। हमेशा पार्ट डिफरेंस ऐसे निकाला जाता है लैम्डा की फॉर्म में। तो आपके पास जो नेट जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2n-1 लैम्डा बाई 2 एंड 2n+1 लैम्डा बाई 2। कंफ्यूज किसी में भी मत होना, 2n+1 लैम्डा बाई 2 n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 के लिए लिखा जाएगा और 2n-1 लैम्डा बाई 2 n इज इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे क्वेस्ट के साथ क्वेस्ट और यहाँ पे क्वेस्ट के साथ ट्वेफ। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्टिव में हमेशा ब्राइटनेस मिलती है और डिस्ट्रक्टिव में हमेशा डार्कनेस मिलती है। एक और चीज़ कि आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों में से कोई एक याद रहना चाहिए, आप दूसरा तो अपने आप निकाल लेंगे। सेम ऐसा, क्या समझ में आ गई बात? तो चलिए यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नहीं, एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, उस चीज़ को और ध्यान से देख लीजिएगा। छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं बताऊंगा उसका, सिर्फ फॉर्मूला है वो। देखिए देखिए एक वेव है आपके पास, इस वेव की इक्वेशन है क्या, दैट इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक है। और दूसरी वेव जो आपके पास आई एक ये है, मतलब ये पहले से स्टार्ट हुई है तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज a sin ओमेगा t प्लस 5। ये दो वैल्यूज हो गई इन वेव्स की। जब इनका रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका और ये इसका। जब आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको जो इंटेंसिटी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो इंटेंसिटी मिलेगी दैट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 रूट में cos 5। दिस विल बी द इंटेंसिटी। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। जब दो वेव्स को आप एडअप करेंगे तो उसकी वजह से इंटेंसिटी क्या मिलेगी, ये कंप्लीट फॉर्मूला निकल के आता है एम्पलीट्यूड के बेसिस पे। बाद में हम एम्पलीट्यूड से उसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।